हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हम कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू समझेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आधे घंटे के स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हो और ईच एंड एवरी पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा और सारे के सारे टॉपिक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे। क्योंकि यूपीएससी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होता है, आपको अरेंज करने दिया जाता है इवेंट्स को। तो उसी तरीके से हम भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इसके पहले के जितने भी इवेंट्स थे, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। यहाँ से हम मॉडर्न मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से क्या क्या इवेंट्स हुए इंडिया में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा जाता है, जो कि डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 28 दिसंबर 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसे बनाया जाता है, फाउंड किया जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे के अंदर कॉन्फ्रेंस होता है और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा जाता है। नाउ ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो काम कर रहे थे। जैसे बंगाल के अंदर आप देखोगे तो राजा राम मोहन रॉय के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, मद्रास के अंदर अलग चल रहा था, बॉम्बे के अंदर अलग चल रहा था। मतलब देश में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे थे। बट एक यूनिटी जो होता है, एक बड़े स्केल पे कोई चीज़ को करना, वो नहीं हो पा रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि एक यूनाइट वे में लोगों को एक साथ ला के आज़ादी के लिए लड़ाई को लड़ी जाती है। फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। जैसे फाउंडर थे इसके एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इनका कहना था कि अगर हम इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देना चाहते हैं तो हमें सारे इंडियंस को पहले यूनाइट करना होगा। इसी के वजह से उन्होंने फॉर्मेशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पहले प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी जिनका नाम था। WC बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। फाउंडर होते हैं एओ ह्यूम और प्लेस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर ये मीटिंग होती है, जिसे 72 मेंबर्स के द्वारा अटेंड किया जाता है। टोटल ये जो पहला कॉन्फ्रेंस होता है, यानी कि जो पहला मीटिंग होता है, वहाँ पे 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है ये WC बैनर्जी को बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा गया। इसके बाद जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इवेंट्स हैं, उन्हें 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जो कि 1885 से 1905 तक चला। देन आता है हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1919 एंड एट द लास्ट गांधीयन एरा 1919 टू 1947। और हम इस चैप्टर को भी इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हम अर्ली नेशनलिस्ट के सारे इवेंट्स को डील करेंगे, यानी कि 1905 तक के इवेंट्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट गांधीयन एरा। तो ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वीडियो डिस्कस होगा। अब आते हैं और देखते हैं अर्ली नेशनलिस्ट्स के कुछ की फीचर्स। ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट के की फीचर्स क्या थे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कि दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अर्ली नेशनलिस्ट के जितने भी लीडर थे, जैसे कि आप देखोगे सुंदरनाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पेरोशा मेहता, WC बनर्जी, दे वर वेरी एजुकेटेड। ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे, आधे से ज़्यादा लोग लॉयर्स थे, मीन्स हाईली एजुकेटेड क्लास के लोग थे यहाँ पे।
तो इनका सबसे पहला कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करते थे, यानी कि पिटीशन दायर करना, रेजोल्यूशन लेके जाना, मीटिंग्स करना, मतलब ये जो है ये प्रेयर, पिटीशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। इनका कहना था कि ग्रेजुअल रिफॉर्म होना चाहिए रेदर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया में सडन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली हमें धीरे 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 इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इनका फेथ था कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ जस्टिस लेके आ रहा है, ब्रिटिश यहाँ पे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो यानी कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे होना नेगेटिव और एज वेल एज पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट ला रहा है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि इनका जो कहीं ना कहीं था ये सॉफ्ट हार्टेड थे थोड़े ब्रिटिशर्स के तरफ। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका होना यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से वो ज़्यादा हार्श मेथड की तरफ नहीं जाते थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनका आइडियोलॉजिकल थॉट जब आप देखोगे तभी आप देखोगे कि ये मासेस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते थे। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड करते थे, पिटीशन दायर करते थे, अपने में ही एक ग्रुप बना के लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं जब आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो तो एक मास मूवमेंट जो क्रिएट करना है वो इनसे नहीं हो पाया, जिनकी वजह से इनका जो पीपल के साथ कनेक्ट था वो नहीं बन पाया। गांधी जी के बारे में अगर आप देखोगे तो क्यों गांधी जी को इतना सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस में, आप अगर इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, यूपीएससी ने काफी बार मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यों गांधीयन एरा को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो गांधी जी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, वो लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, लोगों के साथ जाके जुड़ते थे, लोगों को एक तरीके से फील करते थे कि हाँ कोई है जो तुम्हारे बातों को सुन रहा है, तुमसे ग्राउंड पे कनेक्टेड है। वो चीज अर्ली नेशनलिस्ट के साथ नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें याद रखना है, की फीचर्स इनके मोटे मोटे हमें ये सब बात याद रखना है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट यहाँ पे इवेंट होता है वो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट 1905 टू 1911, यानी कि यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ के वाइसरॉय थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को कहीं ना कहीं पार्टीशन कर दिया जाएगा बंगाल का, जिसमें एक क्रिएट किया जाएगा ईस्टर्न बंगाल, असम जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा, और एक क्रिएट किया जाएगा वेस्टर्न बंगाल जो कि हिंदी मेजॉरिटी एरिया होगा। हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन का ये कहना था कि ये जो डिवीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रोविंसेस है और इसको अकेले रूल कर पाना या अकेले एडमिनिस्ट्रेट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम इसे दो अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहे थे, दो बेसिस पे डिवाइड कर दे रहे थे। बट कहीं ना कहीं जो रियल इंटेंशन था वो रियल इंटेंशन ये था कि रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, क्योंकि आप देखोगे तो इस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी अच्छा था और उनको एक चीज पता था कि अगर हमें यहाँ पे रूल करना है तो हमें डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाना होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया जाए। तो 16 अक्टूबर 1905 को फिक्स कर दिया गया था कि यहाँ पे पार्टीशन कर दिया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। स्वदेशी का मतलब होता है कि वी हैव टू यूज व्हाटएवर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, अपने देश का यूज करना। स्वदेशी मूवमेंट जैसे एक रामदेव बाबा भी चला रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें बोलते हैं कोलगेट का गेट निकाल देंगे। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपका कंट्री जो है सेल्फ रिलायंस बनता है, सेल्फ रिलायंट बनेगा, मजबूत बनेगा। तो स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया गया। एंटी पार्टीशन कैंपिंग चलाया गया 1903 से 1905, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। एंटी पार्टीशन कैंपिंग के अंदर कौन कौन लोग थे, सुंदरनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वेश चंद्र रॉय, ये तीन जन बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है जो कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन फॉर स्वदेशी मूवमेंट पास किया जाता है। याद रखना है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो था स्वदेशी मूवमेंट का कब पास किया गया था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट पास कर दिया गया था। अब ये जो मूवमेंट है ये देश के अलग अलग पार्ट में भी चला था, तो हमें याद रखना है कि किस लीडर ने कहां पे इसे लीड किया था। जैसे पूना एंड बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। अजीत सिंह वही है जो भगत सिंह के चाचा है। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये 4 सिग्निफिकेंट लीडर है जो अलग अलग स्टेट्स में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। यानी कि एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू बंगाल। गलत स्टेटमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी ले गया था, ठीक है, अलग अलग लीडर्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अब आते हैं कुछ की फीचर्स में। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। की फीचर्स ऑफ मूवमेंट क्या था? सबसे पहला था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी कि ब्रिटिश गुड्स को हमें बॉयकॉट करना है, यूज नहीं करना है। ब्रिटिश क्लोथ, सॉल्ट, शुगर, लिकर वेयर बॉयकॉटेड। जितने भी ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट थे उन सबको खत्म कर देना है, यूज नहीं करना है। शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स वेयर पिकेटेड, यानी कि जितने भी शॉप्स जो फॉरेन गुड्स को सेल कर रहे थे उनको बंद करवाया गया, उनके सामान को जला दिया गया। बॉन फायर्स ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उन सबको जला देना। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, क्या किया गया? इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ओपन किया गया। सॉफ्ट फैक्ट्रीज, यानी कि जब आप दूसरे लोगों का सामान यूज नहीं करोगे तो आपको अपना सामान बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारा ओपन किया गया फैक्ट्रीज, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टाटा आयरन एंड स्टील इसी समय बना था। बंगाल केमिकल्स। नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया गया, यानी कि अलग अलग जगह पे स्कूल्स कॉलेजेस ओपन किए गए जहाँ पे भारत के लोग जो है वो पढ़ाते थे। पॉलिटिकल एंड मास मोबिलाइजेशन हुआ, पब्लिक मीटिंग्स किया जाता था, स्पीचेस होता था, न्यूज़पेपर्स, नेशनलिस्ट आइडियाज, ये सबको स्प्रेड किया गया। तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल मनाना शुरू किया जो कि बहुत फेमस हुआ। वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ हमें जो देखने को मिल रहा है कि इस मूवमेंट का जो बेस था, यानी कि इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेटेड था, यहाँ पे ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए थे। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे यहाँ पे पार्टिसिपेटेड थे। लॉयर्स, वुमेन्स, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, जमींदार, सब लोग यहाँ पे जो थे वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए थे। अब जो दूसरा हमारा सिग्निफिकेंट यहाँ पे इवेंट होता है दैट इज योर सूरत स्प्लिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सूरत स्प्लिट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा और चीज़ों को समझना होगा कि उससे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप देखो कि बनारस के अंदर 1905 में सेशन हुआ था जिसे प्रेसाइड किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। बनारस सेशन 1905 जो है, यहीं से कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो गया था बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे ये कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे कहीं ना कहीं थोड़ा हार्श एटीट्यूड वाले थे, यानी कि थोड़ा यंगर थे तो उनके अंदर थोड़ा एंगर ज़्यादा था। तो बनारस सेशन से ही कहीं ना कहीं दिक्कतें चालू हो गई थी। 1905 में सबसे पहले क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट वांटेड, ये चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर ले जाया जाए और जितने टाइप के बॉयकॉट्स हो सकते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए। बट वहीं पे मॉडरेट्स जो थे ये चाहते थे कि नहीं, इसको बंगाल में ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो पहला जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, वो तो यहीं से स्टार्ट होता है। 1905 के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मीटिंग में ये चाह रहे हैं कि हम इस मूवमेंट को बंगाल के बाहर तक ले जाए, जहां तक एक्सटेंड हो सके एक्सटेंड करे, लोगों को जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सके कनेक्ट करे। बट मॉडरेट्स वहीं पे बोल रहे हैं कि नहीं, आपको बंगाल के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट रहना है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है। फिर यही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जब कलकत्ता सेशन होता है 1906 में, कलकत्ता सेशन होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट मॉडरेट्स चाहते हैं कि दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने। यानी कि फिर यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप को लेके यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं कि तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, मॉडरेट्स चाह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो एट द एंड दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते, और क्योंकि वो बहुत ही एक टाइप से मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तो किसी ने उनका अपोज नहीं किया, एक्सेप्टेड था। और इसी टाइम पहली बार स्वराज का बात हुआ। मीटिंग में ये बोला गया कि स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट हमारा गोल है जिसे हमें अचीव करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है।
बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। और ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था ये 1907 को जाके और ज़्यादा बढ़ जाता है। होता क्या है कि बेसिकली कांग्रेस जो बना था उसका ये था कॉन्सेप्ट कि जिस जगह पे मीटिंग होगा वहाँ से प्रेसिडेंट किसी को नहीं बनाया जाएगा। तो नागपुर सेशन में मॉडरेट्स ये चाहते थे कि हम लोग इसको पुणे में करवाएं नागपुर, ताकि लाला लाजपत राय या तिलक नहीं बन पाए। बट मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट मॉडरेट्स ये चाहते थे कि रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो जो अल्टीमेट कन्फ्लिक्ट होता है वो 1907 में प्रेसिडेंटशिप को ही लेके होता है। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं कि तिलक या लाला लाजपत राय को बनाइए, मॉडरेट्स बोल रहे हैं कि नहीं रास बिहारी बोस को बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स दोनों ग्रुप्स में चल रहा है और अल्टीमेटली रास बिहारी बोस को बनाया जाता है प्रेसिडेंटशिप। और यहीं पे क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट जो है मीटिंग को छोड़ के चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे बवाल भी होता है, हल्ला गुल्ला भी होता है, बहुत सारे चीज़ें होती है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। अब आप देखोगे कि यहीं पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ली मिंटो एक्ट इसको बोला जाता है। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया था। आप देखो कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में कन्फ्लिक्ट करवाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा उनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाया जाता है, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और सत्येंद्र सिन्हा वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले मेंबर के रूप में अपॉइंट होते हैं। गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया जा रहा है, वीटो पावर दिया जा रहा है, और लेजिस्लेटिव पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के, जो हमें याद रखना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो जाते हैं। अब आगे किस तरीके से इवेंट्स चलते हैं आपको लिंक करना होगा। सबसे पहले यू हैव टू लिंक कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब आप देखोगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैप्स के मदद से, माइंड मैप्स के मदद से मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो ऑलरेडी आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 से 1917 तक स्टार्ट होता है। अब एक चीज़ को माइंड में याद रखिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तभी चालू होंगी जब कहीं पे लीडर का कमी होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स आप देखो एक्टिव नहीं थे, क्योंकि एक लीडर था। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक साथ होकर काम कर रहे थे, तो उनके पास एक लीडर था, मीटिंग्स होते थे, उसमें एजेंडा आता था। बट अब वो देख रहे हैं कि खुद ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, तो जितने भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे वो शांत नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ खुरापाती करेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम है ब्रिटिशर्स को तंग करना। आप देखो सेम चीज जब नॉन कॉर्पोरेशन एक्ट जब गांधी जी वापस लेते हैं तो वहां पे फिर सेकंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग डील करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और हमेशा याद रखिएगा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तभी होंगी जब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम होगा। कारण क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 से, इसमें ऑलरेडी सारे लोग बहुत गुस्से थे। ठीक है, मॉडरेट्स का फेलियर हो चुका था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने पॉलिसीज को लेके चल नहीं पा रहे थे, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स था काफी ज्यादा पुराना था, कुछ उसमें रिस्पॉन्सिव वर्क हो ही नहीं पा रहा था। रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो है वो अपना अलग ही पॉलिसीज ला रहे थे जो कि इंडियन को बहुत ज्यादा रिप्रेस दबा रहे थे। और फॉरेन में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो रहे थे जैसे रशियन रेवोल्यूशन, आयरिश स्ट्रगल, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिल रहा था। तो ये तो कुछ कारण है जिनके वजह से रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स और ज्यादा एक्टिव होने के लिए परेशान थे। अब थोड़ा सा हम लोग मैप के मदद से देख लेते हैं कि किस किस जगह पे ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स है ये थोड़े ज्यादा एक्टिव थे। तो वैसे अगर आप देखोगे तो मोस्टली
3 जगह पे सबसे ज्यादा, वैसे तो हर जगह थोड़ा ना थोड़ा आपका कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 3 जगह पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव थे। एक आपका हो जाता है बंगाल वाला एरिया, एक महाराष्ट्र और एक पंजाब। तो एक एक करके हम लोग इन सब ग्रुप्स को पढ़ लेते हैं। पहले आते हैं हम लोग बंगाल के अंदर। बंगाल में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स एक्टिव थे क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत था। तो अंशुलन समिति चलाया जाता है प्रमोद मित्र के द्वारा। रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल एक सीक्रेट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस, जिसको मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी केस भी बोलते हैं, इसमें अरबिंदो और बीरेंद्र नाथ घोष को प्रिजन मतलब कि कैद कर लिया जाता है कॉन्स्पिरेंसी में। रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल बॉम्ब अटैक करता है वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि बंगाल में हो रहे थे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स थे, बट जो मेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स है वो बंगाल के अंदर यही 3-4 इवेंट्स हो रहे थे। वहीं पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, वासुदेव बलवंत फाड़के रामसॉय पीजेंट फोर्स ग्रुप चला रहे थे। मर्डर हो जाता है चेपकर ब्रदर्स के द्वारा प्लेग कमिश्नर का मर्डर कर दिया जाता है। मित्र मेला वीडी सावरकर के द्वारा चलाया जा रहा था और अभिनव भारत भी वीडी सावरकर के द्वारा चलाया जा रहा था। वहीं पे अगर देखा जाए तो पंजाब में अंजुमन मौशिबीन वतन लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा कहीं ना कहीं चलाया जा रहा था। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स है जो कि एक्टिव थे इन 3 जगहों पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आप बोलोगे तो अगर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के अंदर एक कंप्लीट वीडियो ले आऊंगा जहां ईच एंड एवरीथिंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो है वो आउटसाइड इंडिया भी चल रहे थे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम्स अगर देखोगे यूके में तो आपका इंडियन हाउस 1905 लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा फाउंड किया गया था। ये सब जो है ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ही होते हैं, पिन पॉकेट, आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे। जैसे इंडियन हाउस 1905 में किसने फाउंड किया था, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग जैसा दे रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप्स दे देंगे, उनके लीडर दे देंगे, यू हैव टू अरेंज एन ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमें प्रैक्टिस करके जाना ही है। मदन लाल डिंगरा एसिसिनेटेड कर्जन विली इन लंदन। ठीक है, उन्होंने मदन लाल डिंगरा ने रॉड कर्जन जो थे जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, कर्जन विली को वहां पे मार देते हैं बेसिकली। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते हैं और ये और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ये भी एक वर्क कर रहा था। उसी तरीके से आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट कनाडा के अंदर गदर पार्टी चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकन के द्वारा चलाया जा रहा था एंटी पार्टीशन। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये जो शिप एक माइग्रेंट्स को लेके जा रहा था जिसे रोक दिया जाता है, इसके अंदर शिप्स कनाडा में इसको एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिकास। तो ये बेसिकली कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना है, इसमें कुछ वैसा समझने वाला नहीं है, ये फैक्ट्स है, आपको सीधा याद करना है किसने किस ग्रुप को बनाया था आउटसाइड इंडिया। जर्मनी में भी कुछ चल रहा था, जैसे बर्लिन कमिटी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा चलाया जा रहा था, भूपेंद्रनाथ दत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को बाद में रीनेम करके इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कर दिया गया था। ठीक है, बर्लिन कमेटी को ही इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब टाइम पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किनके बीच होता है, तो ब्रिटेन के तरफ से आपके ग्रुप्स रहते हैं, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, जापान एंड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड टर्की, इन दोनों के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही आते हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो हमारा 3 टाइप का रिस्पॉन्स था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन का सपोर्ट तो ब्रिटेन को चाहिए ही था, क्योंकि इंडियन फोर्सेस काफी बड़े थे तो इंडियन का सपोर्ट तो उनको चाहिए ही था। तो इंडियन का 3 यहाँ पे ओपिनियन था। मॉडरेट्स बोलते थे कि ये तो हमारा ड्यूटी है, क्योंकि ये तो शुरू से ही अपने कर्तव्यनिष्ठ को बहुत ज्यादा कर्तव्यवान है, तो ये बोलते हैं ये तो हमारा ड्यूटी है, सपोर्ट करना ही पड़ेगा। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ये बोलते हैं कि हम सपोर्ट अगर करेंगे तो एज अ रिवॉर्ड हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, यानी कि अभी अगर हम इनका मदद करेंगे तो ये खुश होकर हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे।
रेवोल्यूशनरी सबसे अच्छा व्यू रखते हैं कि कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं होगा, यही समय है फायदा उठा के इनको यहां से भगाने का। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 अलग अलग ओपिनियन था, हमें याद रखना है। और इसी समय में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली होम रूल लीग मूवमेंट क्या था, तो इट वाज इंडियन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स था। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हम डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट, वी वर डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल फॉर ऑल इंडियन विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसका मतलब क्या होता है कि इंडियन स्टेट इंडिपेंडेंस तो हो जाएगा बट अल्टीमेटली वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर रहेगा। यानी कि इंडिपेंडेंस है लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, ऑटोनॉमस है, मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अल्टीमेटली हमें रूल करेगा लेकिन हम अपना डिसीजन अपने से ले सकते हैं। और ये आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट से इंस्पायर्ड था, यहीं से स्टार्ट किया गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट। मेन लीडर्स याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। तिलक ने कब स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट किया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट को इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट कहा जाता है, जो कि अप्रैल 1916 में स्टार्ट होता है। हेडक्वार्टर इसका पूना रहता है और एरिया कौन कौन सा कवर करता है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, ये 4-5 जगह तिलक के होम रूल लीग मूवमेंट के द्वारा कवर किया जाता है। और जो एनी बेसेंट का जो आपका होम रूल लीग मूवमेंट था उसे ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट बोला गया था, जो कि सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि तिलक ने पहले स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने बाद में स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर मद्रास था और इसके सेक्रेटरीट जॉर्ज अरुंदेल थे, याद रखना है। बट ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत से दिक्कत आती है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि कांग्रेस का पूरा तरीके से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कांग्रेस के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं इसका लिमिटेड रह जाता है स्कोप और ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। अल्टीमेटली 1920 के अंदर जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो गांधी जी को इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और ये इसका नाम को चेंज करके रख देते हैं स्वराज्य सभा। तो इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट का ही नाम को बदल के स्वराज्य सभा रखा गया था गांधी जी के द्वारा, याद रखना है, जब उनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि प्रेसाइड किया गया था अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार के द्वारा इसे प्रेसाइड किया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील होता है कि दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे तो वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक साथ लाया जाता है और यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट भी साइन होता है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। तो कांग्रेस लीग पैक्ट, यानी कि पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आके क्या करते हैं, बेसिकली एक पैक्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से पैक्ट में दोनों आए थे, तो लखनऊ सेशन में आए थे। ज्वाइंट डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ज्वाइंट बेसिकली डिमांड रखते हैं सेल्फ गवर्नमेंट का। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड रहता है इसे फुलफिल किया जाता है। इनका जो डिमांड रहता है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, इन्हें दिया जाता है। स्ट्रेंथ किया जाता है हिंदी मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है, जो कि 1920 में अपने पीक पे रहता है और फिर यहाँ पे ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आते हैं 1900 बाद के बाद, और बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है दोनों को एक करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली इवेंट्स है जो 1916 टू 1917 तक, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज जो है हमारा, फर्स्ट फेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज अगर हम इतना पढ़ लेते हैं, फर्स्ट फेज को अगर इतना पढ़ लेते हैं जो कि हमारा बेसिकली मॉडरेट्स वाला फेज है, ये हमारा मॉडरेट्स वाला फेज है। अगर हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ के और सारे क्वेश्चंस को प्रीवियसली देख लेते हैं तो आप देखोगे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया बाहर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट फेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन एरा को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं यहीं से बनेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।